देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आज सोमवार को भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत दोपहर 2 बजे की जाएगी और भूपेंद्र पटेल के साथ ही सरकार में कई और मंत्री भी आज समारोह के दौरान शपथ लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही बता दें कि भूपेंद्र पटेल राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक विकसित भारत का सपना सभी राज्यों की एकजुट शक्ति, प्रगति और विकास के माध्यम से एक वास्तविकता बन सकता है। जब विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण होता है तो अवसर भी सीमित होते हैं। हमने पिछले 8 साल में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण को बदला है और नागपुर में शुरू की गई परियोजनाओं ने विकास के समग्र दृष्टिकोण को पेश किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वे शॉर्टकट राजनीति करने, करदाताओं का पैसा लूटने और झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट राजनीति से देश का विकास नहीं हो सकता। कुछ राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ऐसे नेताओं और दलों को बेनकाब करना चाहिए। मेरा सभी नेताओं से आग्रह है कि वे शॉर्टकट राजनीति की बजाय सतत विकास पर ध्यान दें। आप सतत विकास के साथ चुनाव जीत सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद खुद को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने वाली आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि पार्टी के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी को हासिल हुई 5 सीटों में से एक पर विधायक भूपत भयाणी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। भूपत भयाणी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी को संदेश भेजा था, वहां से भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इतना जनादेश नहीं मिला है कि आम आदमी पार्टी में रहकर काम कर लूं। विपक्ष भी मजबूत नहीं बना सकते, सरकार के साथ अच्छा संतुलन बनाना होगा। मुझे अपने किसानों का भला करना है, चाहे दल बदल कानून के खिलाफ हो। मैं खुद के लिए नहीं सोचता हूँ, जनता के लिए सोचता हूँ। मेरी जनता बुरा नहीं मानेगी। मैं जिस भी पार्टी में रहूँ, गुजराती होने के नाते मुझे गर्व है। मैं नरेंद्र भाई से प्रभावित हूँ। बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है और मैं इस जनादेश का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को एक ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा। बता दें, पुरानी पेंशन योजना की जगह साल 2004 में केंद्र की तरफ से नई योजना लाई गई थी और मध्य प्रदेश ने भी केंद्र की इसी योजना के विकल्प को चुना था। साथ ही बता दें कि कमलनाथ की इस घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सचिव रजनीश अग्रवाल ने उन पर तंज कसते हुए दावा किया कि कमलनाथ को चुनाव से पहले किए गए वादों से मुकरने के लिए जाना जाता है, जो राज्य में उनके 15 महीनों के शासन के दौरान दिखा, वह सत्ता में आने के बाद बदल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रहे हैं और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख परमानंद ने कमलनाथ की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, हम कांग्रेस की एमपी इकाई के प्रमुख का शुक्रिया अदा करते हैं और मुख्यमंत्री से आगामी बजट सत्र में राज्य की सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करते हैं। संघ की असम इकाई के कार्यकर्ता शिविर के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के हर गांव में एक शाखा होनी चाहिए, क्योंकि समाज ने संपूर्ण तौर पर शाखा की खातिर और उसे काम करने का अवसर दिया है। इसलिए स्वयं सेवकों को आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। भारत के गौरव और विरासत के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ स्वयं सेवकों को देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। भागवत ने आगे कहा, हमें देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। हमारे विचारों में भले ही भिन्नता हो, लेकिन हमारे दिमाग में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक कमजोर समाज राजनीतिक आजादी के फल का आनंद नहीं ले सकता।
सोशल मीडिया पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर चल रही अटकलों को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खारिज करते हुए कहा कि रात को सोने से पहले कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर सीएम बदलने का शौक होता है, लेकिन बीजेपी का सीएम वही होगा जो लोगों के लिए काम करेगा। करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान खट्टर ने अपने एक बयान में कहा कि लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुछ भी नहीं बदलेगा। बीजेपी एक टीम है और हम फेसबुक या ट्विटर पर ये फैसला नहीं लेते कि सीएम कौन होगा। दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत को लेकर आज कड़कड़डूमा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें 7 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी है। साथ ही बता दें कि उमर खालिद और खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली दंगों के एक मामले चांदबाग इलाके में हुई पत्थरबाजी में पहले ही आरोप से मुक्त कर चुकी है, लेकिन इस मामले में बरी होने के बाद भी फिलहाल दोनों आरोपी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में हराकर जीत अपने नाम की। ये मुकाबला टीम इंडिया ने सुपर ओवर में जीता। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 188 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया 5 विकेट खोकर 187 रन ही बना पाई, लेकिन टीम इंडिया ने सुपर ओवर में बाजी मार ली और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।